Good day, students. I hope you will be fine and enjoying and stay safe, stay home. Let's begin with the course of cost accounting, which I'll be teaching you. So, students, we'll be going through the book of Garrison, Noreen and Brewer. That's 11th edition that we'll be doing things through. So, today we'll be doing with some basic concepts, ताकि आप लोगों का कुछ background build up हो जाए about this course, so that we could come up to the exact situation, exact course in the next lecture. So here I go with some basic definitions and some basic concepts of cost accounting. There you can see cost, terms, concepts, and some. So the chapter 2 of this book is cost terms, concepts, and classification. So let's start. Okay, so starting with the manufacturing cost. Students, manufacturing cost, it means जब हम बात कर रहे हैं कि cost accounting, it means we are talking about the business which is making some goods, making some goods or manufacturing some goods. So what are the costs जो उसको लगती हैं in manufacturing of those goods? तो सबसे पहले आती है direct materials. Direct materials means the materials which are easily traceable. It means when we are talking about this automobile company, suppose एक कार बनाती है, तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? इज द स्टील जो उस गाड़ी की बॉडी बनाता है, द प्लास्टिक जो उससे उस गाड़ी का इंटीरियर बनता है, द सीट्स, द टायर्स. दिस इज ऑल डायरेक्ट मटेरियल दैट यू कैन इजीली सी. ठीक हो गया? ओके. हाँ, लेकिन इस गाड़ी को असेंबल करते हुए टाइम देयर आर सम मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी. सपोज इस टायर के अंदर यूज हुआ हुआ ग्लू दैट यू कैन नॉट सी. इस सीट्स के अंदर जो ग्लू जिससे ये एडजस्ट हुई हुई है, या द नट्स एंड बोल्ट्स जिनसे ये गाड़ी कनेक्ट की गई है, असेंबल की गई है, जोड़ी गई है, विच आर नॉट इजीली सीन, तो उनको आप कहते हो इनडायरेक्ट मटेरियल. वो इसमें काउंट नहीं होगा. इसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल्स में विल बी ओनली काउंटिंग द मटेरियल दैट इज इजीली ट्रेसेबल. ओके, नाउ कमिंग टू डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का मतलब ये कि वो लेबर जो इस गाड़ी को असेंबल करने में उस फैक्ट्री के लिए में काम करता है. सपोज द इलेक्ट्रिशियन और द मैकेनिक हु इज फिक्सिंग द बैटरीज, जो सीट्स अरेंज कर रहा है, जिसने इसकी बॉडी को शेप दी और इसको ऑर्गेनाइज किया. ठीक है? देन व्हेन वी टॉक अबाउट, सो दैट इज द डायरेक्ट लेबर. ओके, नाउ कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब ये कि उस फैक्ट्री में जहां ये कार असेंबल हो रही थी, उस फैक्ट्री के बिल्स हो गए, उस फैक्ट्री के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, जो स्वीपर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, और द डायरेक्ट सुपरवाइजर जो इस सारे प्रोडक्शन प्लांट को मॉनिटर कर रहा है, उन सबको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में काउंट करते हैं. ठीक हो गया? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, ये देखिए अब आप, द रॉ मटेरियल दैट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट, यानी दैट यू कैन सी, या that is used to make the product and is conveniently या easily traced. Suppose a radio, जो वो गाड़ी के अंदर यूज हुआ हुआ है, लगा हुआ है, that is easily seen. या डीवीडी प्लेयर है, या उस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स हैं, उस गाड़ी का सीट इंटीरियर है, जो सीट्स हैं उसकी, या उस गाड़ी के टायर्स हैं. तो these are the raw materials which you count in direct materials, right? Okay, next let's go ahead. Okay, direct labor. Now you can see in this car the person who is working directly. इसका मतलब वो लेबर जो इस गाड़ी की प्रोडक्शन में एग्जैक्ट उस प्लांट पे, उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है. जैसे इस कार के अंदर जिसने बैटरी फिक्स की इज द डायरेक्ट लेबर, यानी वो बंदा जो ये काम कर रहा है, इस गाड़ी को फिक्स कर रहा है, असेंबल कर रहा है, विल बी द डायरेक्ट लेबर. या जिसने इसके सीट कवर्स बनाए, जिसने इसके टायर्स डिजाइन किए, दीज आर द डायरेक्ट लेबर. और उसको जो हम वेज पे करेंगे वो आएगा लेबर कॉस्ट में. सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट लेबर. हाँ,
क्योंकि कभी कभी इनडायरेक्ट लेबर भी होता है, जैसे सपोज इस गाड़ी के लिए प्रोडक्शन प्लांट में जो स्वीपर्स थे, जो क्लीनर्स थे, या इस ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की गाड़ी बनने के बाद कुछ क्लीनिंग हुई थी, जो इसको लुब्रिकेंट्स दे रहे थे, या उस फैक्ट्री के अंदर जो स्वीपर्स थे, जो उस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। दो वो सारे हेल्प कर रहे हैं इस गाड़ी के बनने में, इस फैक्ट्री को रन करने में, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली वर्किंग ऑन द ऑटोमोबाइल। ठीक हो गया? तो वो आ जाएंगे आपके इनडायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट लेबर इज द वन हु इज वर्किंग ऑन द कार। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Okay, now manufacturing overheads or manufacturing cost that cannot be easily traced, yeah, that you cannot see easily. जैसे हम लोग when we talk about indirect labor or indirect materials, as I already discussed, जो हम पहले भी बात कर चुके थे, तो let's do some more description. When we talk about indirect labor, it means कि maintenance जो हो रही है उस फैक्ट्री की, या जो उस फैक्ट्री का जेनिटोरियल स्टाफ है, या उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं सपोज, तो वो सारे दे आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। आप लोग वी हैव टू पे द वेजेस टू देम, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। देन व्हेन वी कम अप टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इसका मतलब लुब्रिकेंट्स। ठीक हो गया? जो वी यूज फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑफ टूल्स, या क्लीनिंग सप्लाईज। ऑब्वियसली फैक्ट्री नीड्स क्लीनिंग, तो वो सारे जो आपके क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सपोज सर्फ है, ब्रशेस हैं, वो सारा क्लीनिंग मटेरियल है, या नट्स बोल्ट्स पे जो उस प्लांट में यूज हो रहे थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उस फैक्ट्री के लिए, हैमर्स वगैरह, या आपकी जो है टूल किट्स जिससे हम ये गाड़ी को असेंबल कर रहे थे, दे कम, ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक हो गया? और ये इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल जब हम एड अप करेंगे, तो ये बन जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिवाइड और क्लासिफाई द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है? So when your direct materials and direct labor, these are the part of prime cost. Prime cost का मतलब ये कि in order to manufacture a good, जो भी आप चीज बना रहे हो, उसके लिए जो directly material that is used to make that product, और the direct labor, जो labor उस चीज के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, ये दोनों चीजें कंबाइन होके बनता है आपका प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉस्ट, नेसेसरी कॉस्ट, या बेसिक कॉस्ट किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए। देन सेकेंडरी वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है? यानी कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कि जो आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाए थे, उसको यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ फिनिश्ड गुड। आपने उस रॉ मटेरियल को यूज करके, उसके ऊपर लेबर एम्प्लॉय करके, आपने उसमें से एक फाइनल गुड बनाया जो आप मार्केट में सेल करोगे। अच्छा जी, तो कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर को भी इन्वॉल्व करते हैं हम, क्योंकि वो लेबर ही उसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू अ फाइनल गुड। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हमें चाहिए। ठीक है? यानी आपकी फैक्ट्री के जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर जो उसके गार्ड की पेमेंट्स हैं, जाहिर है वो सिक्योरिटी है आपकी फैक्ट्री की, उसके बाद उसके स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर नेसेसरी, इंपॉर्टेंट फॉर अ फैक्ट्री, ताकि वो कन्वर्ट कर सके उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो बेसिक टू कैटेगरीज हैं, दैट इज प्राइम कॉस्ट यानी बेसिक कॉस्ट, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड में जो कन्वर्जन कॉस्ट है, उसके अंदर आ जाता है आपका डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आई होप यू आर क्लियर। ओके, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी हैव अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी ये उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये भी कॉस्ट उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को बेयर करनी पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट आ जाती है इसमें। ऑब्वियसली अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो यू नीड टू मार्केट इट, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, पब्लिसिटी करनी है, उसके बाद उसको सेल करने के लिए आप लोग मुख्तलिफ ऑफर्स देते हो, सेलर्स को डिस्काउंट्स देते हो, तो ये वो कॉस्ट है जो आप
आपको जरूरी है, दैट यू नीड, ताकि आप लोगों को कस्टमर्स बने और वो आपको ऑर्डर्स दें या उनको आप डिलीवर कर रहे हो जो प्रोडक्ट्स, जो आपकी ऑटोमोबाइल्स वेन्स वगैरह चल रही हैं, अगर आपका गुड कस्टमर के घर जाके डिलीवर होता है सपोज, तो ये सारी मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट है, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए जरूरी है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी होती है? जो एग्जीक्यूटिव्स सीईओज होते हैं कंपनी के, एमडीज होते हैं, जनरल मैनेजर है, आपका क्लरिकल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, ये सारा जो कि ऑफिस के अंदर बैठ के काम करता है उस कंपनी को रन करने के लिए, उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ये। यानी आप लोगों ने प्रायर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट में जो आप सैलरीज का एक्सपेंस नोट कर रहे होते हो, दैट इज बेसिकली वो सैलरी जो आप ऑफिस में बैठे हुए उन एम्प्लॉयज को दे रहे हो, जो कि उस ऑटोमोबाइल को सेल करने के लिए हमें जरूरी है या उनके रिकॉर्ड्स रखने के लिए। तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सो व्हेन वी कंबाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो हमारा क्या बनता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाता है। आई होप यू आर क्लियर। Okay, now let's do something very important. So please listen to me carefully or try to understand. Product cost versus period costs. Product cost के अंदर हमारे पास आ जाते हैं all three type of manufacturing cost, that is direct material, direct labor and manufacturing overheads that we discussed. बेटा product cost के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल है, यानी जो मटेरियल जो एग्जैक्टली यूज होता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो कहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं? आपके प्रीवियस अकाउंटिंग कोर्सेज में यू मस्ट हैव सीन कि इन्वेंट्री, जो जो बैलेंस आपके पास स्टॉक होता है जो सेल नहीं हुआ ईयर एंड पे, वो इन्वेंट्री का पार्ट बनता है और वो जाता है आपकी बैलेंस शीट में। ठीक हो गया? ओके, यानी वो आपका एक एसेट क्रिएट होता है। उसके बाद जो आइटम्स आपके सेल हो गए, दैट इज स्टॉक सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कहाँ जाता है? वो आता है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट कॉस्ट। इन्वेंट्री भी कहाँ से बनती है? प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपके कॉस्ट ऑफ स्टॉक है। तो ये रिकॉर्ड होती है इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती है। ओके, उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड कॉस्ट, ये इंक्लूड करता है सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को, जैसे आपकी मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट हो गया, और योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हो गई, ऑफिस सैलरीज हो गई, आपके वेजेस टू द गार्ड्स हो गए, वेजेस टू स्वीपर्स हो गए, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, आपकी सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया। ये सारे एक्सपेंसेस आप कहाँ, आप लोगों ने पास्ट में ऑब्जर्व किए होंगे कि दे आर द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया? तो आपकी पीरियड कॉस्ट इज द नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जाती है इनकम स्टेटमेंट में। और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जो इन्वेंट्री, वो चीजें जो अभी तक सेल नहीं हुई हैं वो जाएंगी बैलेंस शीट में, और जो चीजें या गुड्स आपके सेल हो चुके हैं वो जाएंगे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो इनकम स्टेटमेंट में आप उनको ऑब्जर्व करते हो। आई होप यू आर क्लियर। ओके, you must have seen or read these two headings, merchandisers और manufacturers. तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? मर्चेंडाइजर्स आर बेसिकली दोज जो सिर्फ मिडलमैन का काम करते हैं, यानी वो एक फिनिश्ड गुड खरीद के उसको फर्दर सेल कर देते हैं। इसको आप कह सकते हो जैसे एजेंट्स होते हैं या आपकी यूटिलिटी स्टोर वाले होते हैं, जो एक चीज मैन्युफैक्चर्ड यानी फुली रेडी चीज परचेज करके और फिर उसको आगे सेल कर देते हैं, उसके अंदर कोई एडिशंस वो नहीं कर रहे होते। इस तरह के जो कंपनीज होती हैं उनको हम मर्चेंडाइजर्स कहते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स वो कौन से होते हैं? दे बाय रॉ मटेरियल, उसके ऊपर वो प्रोसेस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। जैसे सपोज आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है तो वो एक रॉ क्लॉथ लेगा, थ्रेड लेगा, बटन्स लेगा, लेसेस लेगा, और उनसे वो एक गारमेंट, एक सूट बना के उसको सेल करेगा। या जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज स्टील, प्लास्टिक, लेदर, टायर्स, ये सारा वो लेके उनको असेंबल करके एक कार बना के वो मार्केट में सेल करता है। दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स। आई होप यू आर क्लियर। ओके, सिंस वी आर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता लगे कि इन दोनों
यानी मर्चेंडाइजर और मैन्युफैक्चरर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। तो एज यू ऑल हैव ऑलरेडी रेड, रादर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, यानी बैलेंस शीट कंटेन्स योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर हम बात करते हैं, ओके, तो करंट एसेट्स कहाँ शो होते हैं? करंट एसेट्स आर द टाइप ऑफ एसेट्स, और एसेट्स आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंडाइजर, उसके पास क्या होता है? कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी ईयर एंड पे उसके पास कितना स्टॉक बैलेंस में रहा, अनसोल्ड रहा। ये एक सिंपल सी, एक सादा सी बैलेंस शीट का करंट एसेट्स का पार्ट होता है फॉर अ मर्चेंडाइजर। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो ये यू गो, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उसके पास भी हैं। अब इन्वेंट्री में उसके पास टाइप्स आ गया, दैट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वो रॉ मटेरियल जो वो खरीद के लाया था कि आई विल बी मेकिंग सम गुड्स, लेकिन ईयर एंड आ गया है 31 दिसंबर या 30 जून, जो भी उसका क्लोजिंग ईयर है टाइम, उसके अंदर उसके पास कितना फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अच्छा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो मटेरियल जिसपे काम शुरू हो गया था लेकिन ये रेंड आ गया। जैसे अगर वो कार बना रहे थे तो सपोज उस कार की अभी सिर्फ हम लोगों ने पेंट करके बॉडी को, कार बॉडी को शेप दे दी थी, उसके अंदर टायर्स लग गए थे, लेकिन अभी उसका फिनिशिंग्स रहती थी। तो ये सारा वर्क इन प्रोसेस में आता है कि ये इसमें भी फिनिशिंग्स रहती हैं बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू अ फिनिश गुड। आपके पास ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिन पे भी प्रोसेस उसका मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा था ईयर एंड पे। और तीसरी कैटेगरी उसके पास होती है फिनिश गुड्स की। ये वही चीजें हैं जो फाइनल हो चुके हैं गुड्स और वो उसके गोडाउन में या ऑफिस में रेडी हैं फॉर द सेल। तो यानी एक मैन्युफैक्चरर के पास तीन तरह की इन्वेंट्रीज हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस। जाहिर है ऐसे तो नहीं कि रॉ मटेरियल एक सेकंड के अंदर फिनिश गुड बन जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है विच टेक्स डेज एंड डेज और मे बी वीक्स। तो वो अगर इन बिटवीन आपके पास ईयर एंड हो जाता है तो वो जो बीच का काम है उसको हम वर्क इन प्रोसेस कह देते हैं। आई होप, एम आई क्लियर? ओके, हियर वी कम विद, थोड़ा डिटेल्ड है, यानी ये स्लाइड पिछली स्लाइड की एक्सप्लेनेशन ही आप कह सकते हो। मर्चेंडाइजर के पास वही है उसके करंट एसेट्स में, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं विद ब्लू राइटिंग्स इन, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर के लिए हैं, यानी रॉ मटेरियल्स के लिए उसके मटेरियल दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। फिर उसके बाद उसका वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पार्शियली स्लाइडली जिस पे काम हो चुका है, सम मटेरियल और लेबर और ओवरहेड हैज बीन एडेड, यानी रॉ मटेरियल में थोड़ा सा काम अभी हो चुका था लेकिन अभी वो गुड फाइनलाइज नहीं हुआ, तो ये वर्क इन प्रोसेस है। जस्ट चेक इट दिस एरो, ये तीनों बॉक्सेस बेटा मैन्युफैक्चरर के लिए हैं, दे आर नॉट फॉर द मर्चेंटाइजर, उसका स्टेटस वही सेम है। एंड फिनिश गुड्स आर द गुड्स दैट आर कंप्लीट एंड रेडी टू सेल। तो ये हो गया a bit description of the manufacturer's balance sheet का current asset वाला portion. Clear? Okay. Being a business student, balance sheet के बाद हम कौन सी statement बनाते हैं? Income statement. Okay. So let's compare the income statement for a merchandiser and a manufacturing company. एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम बनाते हैं सेल्स में से माइनस करके जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी जैसे उसका ईयर स्टार्ट हुआ तो जो बैलेंस में उसके पास इन्वेंट्री थी, या यू कैन से बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जो स्टॉक अकाउंट के अंदर होता है, उसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट से एक रेडीमेड चीज खरीद के लाता है और उसको फर्दर सेल आउट करता है। तो दैट इज द परचेजेस, यानी 2,34,150 जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है ग्रीन में, इज द परचेज अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स जो वो खरीद के लाया था और उसने वही आगे चीजें सेल करनी है। ओके, उसके बाद हम उसमें से माइनस कर देते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो उसने माइनस की है, और सॉरी, यानी क्या हुआ है कि इन ओपनिंग इन्वेंट्री में वी हैव एडेड द परचेजेस, फिर हमारे पास क्या आ गया? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से हम लेस यानी माइनस करते हैं वो इन्वेंट्री जो सेल नहीं हुई उस साल में। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इस तरह से ये बनती है स्टेटमेंट एक मैन्युफैक्चरर के लिए, मर्चेंडाइजर के लिए. बट व्हेन वी कम टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर, उसका भी एक ओपनिंग बैलेंस है. जो गुड्स उसके लास्ट ईयर अनसोल्ड रहे वो कमिंग ईयर में आए. उसके बाद उसके पास देखें आप, वही रेड में 2,34,150 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. यानी ये फाइनल गुड्स हैं जो उसने उस ईयर के अंदर प्रोड्यूस किए. इनको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनती है. ठीक है, जो कभी भी कोई कंपनी पब्लिश नहीं करती, लेकिन उनके इंटरनल अकाउंट्स के लिए ये स्टेटमेंट लाजमी बनती है. एंड दैट इज द स्टेटमेंट जो हम लोग बनाना सीखेंगे इन दिस कोर्स, क्योंकि यू गाइस हैव ऑलरेडी लर्नड इनकम स्टेटमेंट, आप लोगों को पता है कैसे बनती है. बैलेंस शीट you have already made, cash flow statements, ये सारी तो आप लोग कर चुके हो. But in this course we will be learning how to make cost of goods manufactured statement, जिससे ये रेड वाला बैलेंस आपका शो हुआ है. आगे कैलकुलेशंस उसकी भी ऐसे ही है, ये ऐड होती है आपकी ओपनिंग बैलेंस में. तो आपका बन जाता है कि टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से हम माइनस कर देते हैं आपकी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री या अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है. इस तरह से तैयार होती है एक मैन्युफैक्चरर की इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पार्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री फ्लोज, यानी हाउ योर स्टॉक फ्लोज इन द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर और मर्चेंडाइजर. तो एक होता है बिगनिंग बैलेंस, दोनों के पास वो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट इज अनसोल्ड लास्ट ईयर, यानी वो लास्ट ईयर की बची हुई इन्वेंट्री हो गई. उसके अंदर एडिशंस, एडिशन यानी जो न्यू गुड्स आपने खरीदे या एक मर्चेंडाइजर ने परचेज किए, जो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करके आए थे. या अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो उसने इस साल में नए गुड्स बनाए. व्हेन वी ऐड दीज टू, हमें मिलता है अवेलेबल गुड्स, यानी इनिशियली पड़ी हुई गुड्स प्लस में जो दूसरी गुड्स हमने इस साल नई बनाई या खरीदी, इनको ऐड करते हैं तो वी गेट अवेलेबल गुड्स. फिर नेक्स्ट स्टेप में अवेलेबल गुड्स में से वी माइनस विड्रॉल्स. विड्रॉल्स आर योर सेल्स, यानी ये वो गुड्स की कॉस्ट है जो आप सेल कर चुके हो इस साल में. जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको मिल जाती है कि दिस इज द इन्वेंट्री इन हैंड आपके पास ईयर एंड पे, जो नेक्स्ट ईयर आपने लेके जानी है. आई होप आई एम क्लियर विद द इन्वेंट्री फ्लोज.